चलो अभी आ जाओ। यहाँ पे देखो, ये है ड्राफ्टिंग वाला पार्ट। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपियरेंसेस, इसके ना 3 पार्ट होते हैं। बट तुम अगर पेपर देखोगे ना, तो पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है पार्ट ए, जिसमें आता है ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग, जो 70 मार्क्स है। और दूसरा पार्ट है पार्ट बी, जिसमें आता है प्लीडिंग एंड अपियरेंसेस, जिसमें 30 मार्क्स है। ये जो 30 मार्क्स वाला पार्ट होता है ना, ये ज्यादा इजी होता है। तो अगर तुम पेपर भी अटेम्प्ट करते हो ना, तो पहले 30 मार्क्स से आई प्रेफर कि चालू करना। इसमें ज्यादा इतना कुछ टेक्निकलिटी आता नहीं है, बहुत इजी होता है। ठीक है। और चैप्टर्स देखो टोटल, ये टोटल चैप्टर्स है तुम्हारे 14। चलो तो आ जाओ, सबसे पहला चैप्टर हम लोग करेंगे। एक मिनट रुको। टाइटल तो चैप्टर 5, ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। हम लोग है ना सिर्फ ड्राफ्ट लिखेंगे। अच्छा देखो, हम लोग है ना कोई भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कोई भी जब ड्राफ्ट बनाएंगे ना, तो ड्राफ्ट में देखो हमेशा वन पार्टी वर्सेस अनदर पार्टी मिलेगा तुमको, या सेकेंड पार्टी। अब जो भी ड्राफ्ट हम लोग बनाएंगे, जो वन पार्टी होगा वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकता है, या वो एलएलपी भी हो सकता है। इन द सेम वे सामने के बी साइड इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, या कंपनी भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है इसमें से। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जब तुम ड्राफ्ट बनाओगे ना, तुमको ये सब चीजें बहुत सोच समझ के लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सब में सेंटेंस फ्रेमिंग चेंज होता है। तो जैसे देखो, सबसे पहले आता है कि अगर हम लोग जब लिखेंगे कि जैसे समझो मैं लीज एग्रीमेंट बना रहा हूं, मैं मेरा घर इसको रेंट पे दे रहा हूं, तो रेंट देने वाला पर्सन दैट इज ओनर, और ये बना टेनेंट। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर एंड टेनेंट, बराबर है। अब ओनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ओनर पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, और ओनर कंपनी भी हो सकता है। सेम वे से सेकेंड पार्टी जो टेनेंट है, वो भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी कुछ भी हो सकता है। तो तुमको ना बहुत सोच समझ के लिखना है, क्योंकि अगर तुम इंडिविजुअल लिखते हो तो ऐसा लिखना है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रिसाइडिंग एट डैश, बराबर। वही चीज अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म लिखूंगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म का नाम रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एट, ऐसा लिखेंगे। वही चीज अगर मैं कंपनी लिखता हूं, तो कंपनी में लिखूंगा कंपनी का नाम रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एट, और वहां पे मैं फिल इन द ब्लैंक मारूंगा। अब सेम वे से सामने की साइड भी आएगा। अब तुमको है ना एग्जाम में थोड़ा इतना दिमाग लगाना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रैक्टिकली किसके बीच में बनता है। अब जैसे समझो मेरी एक मैं एक बुक लिखा है, मैंने मैंने बुक को हार्ड कॉपी में मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। अब मेरे को चाहिए मैं मेरी बुक को सीडी के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, बराबर। तो एक ऑथर एक पर्सन के पास जा रहा है और बोलता है कि मेरे को ये सीडी के फॉर्म में कन्वर्ट करके दो, तो उसके बीच में भी एग्रीमेंट बनता है। अब थोड़ा इधर दिमाग लगाना है कि ये दो लोग हैं, ऑथर जनरली इंडिविजुअल होगा, और जो सीडी का कन्वर्जन करके देगा वो जनरली कंपनी होगा, तो तुमको कंपनी लिखना है फिर उधर। ये दिमाग तुमको खुद लगाना है उधर। तुम उधर इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिख के आए तो वो रॉन्ग है, मार्क्स नहीं मिलता है फिर, बराबर। अगर जैसे समझो कोई कंपनी ने किसी को, कोई कंपनी को अपॉइंट किया है कि हमारा पूरा आईटी सर्विस आप दो, तो एक कंपनी की आईटी सर्विस दूसरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जैसे अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है, ये पूरा इन्फोसिस देखता है, अपना आईसीएसआई का पूरा वेबसाइट टाटा देखता है, टीसीएस देखता है। ये दो एंटिटी के बीच में एग्रीमेंट बना है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर रही है फॉर टेक्निकल सर्विसेज, दोनों कंपनी है, तो दोनों कंपनी वैसे लिखना है। ये उधर तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए। हाँ, अभी जैसे कुछ ऐसे भी है कि तुम इंडिविजुअल और कंपनी भी लिख सकते हो, कंपनी और इंडिविजुअल भी लिख सकते हो। जैसे समझो एक इंडिविजुअल ने एक कंपनी से प्रॉपर्टी खरीदा,
मतलब मैं एक घर खरीद रहा हूँ, तो मैंने जिससे घर खरीदा वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। वैसे ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक इंडिविजुअल को घर बेच रहा है, वो भी तो हो सकता है। एक इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को घर बेच रहा है, वो भी हो सकता है। तुम लिखो कुछ भी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी सारी की सारी है। बस फ्रेमिंग के टाइम पे ध्यान देना कि क्या लिख रहे हो। पता चला ऊपर तुमने इंडिविजुअल और कंपनी लिखा और नीचे इंडिविजुअल 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 के कंटेक्स्ट में लिख रहे हो, तो वो तुमको ड्राफ्ट करने के टाइम पे देखना पड़ेगा क्या करना है, बराबर। प्लस और एक चीज, ड्राफ्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पार्टी वाला पार्ट तो हो गया, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्लो। यहाँ पे ना जब तुम ड्राफ्ट लिखते हो ना, तो तुमको कुछ भी नहीं लिखना है। अभी जैसे देखो, ड्राफ्ट में ना एक फ्लो होता है। तुम जैसे देखो कंपनीज एक्ट देखना, कंपनीज एक्ट अगर तुमने कभी पढ़ा होगा ना, तुमने कभी शायद ये चीज इतनी ऑब्जर्व नहीं की होगी, बट कंपनीज एक्ट हमेशा देखना, व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम सपोज सेक्शन 2 और लास्ट समझो है सेक्शन है 460, तुम इसका फ्लो पढ़ोगे ना, तो फ्लो पता है कैसा है, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, बराबर, फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फिर धीरे धीरे टाइप्स ऑफ कंपनी, फिर एमओए ओए, फिर बिजनेस ऑपरेशन, फिर एक्टिविटीज, डालते 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 धीरे 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 करके वो वाइंडिंग अप पे जाता है, बराबर। वो पहले कंपनी स्टार्ट हुआ, फिर कैसे बिजनेस किया, फिर क्या एक्टिविटी किया, पावर्स क्या है, रूल्स क्या है, और धीरे धीरे फिर वाइंडिंग अप पे चला जाता है। मैंने पहला ही सेक्शन लिखा, सेक्शन 3 वाइंडिंग अप, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे सेक्शन आएगा फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो तुमको भी ऐसा लगेगा नहीं ये कैसा लिखा है यार, मतलब कोई हार्मनी नहीं है इसमें, और वो पढ़ने में भी सही नहीं है। बिकॉज आज तुमको कोई पूछेगा ना फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का सेक्शन किधर होगा, तुम ऐसा सोचोगे ना प्रैक्टिकली कि फॉर्मेशन है, स्टार्ट है, तो फर्स्ट 50 में ही मिल जाएगा मेरे को। फर्स्ट 50 में ढूंढ रहे हो, साला मिल नहीं रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन का सेक्शन है 450, आगे के 50 वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ऑर्डर, ये सब चल रहा है। तुम भी ऐसा सोचोगे ये कैसा लिखा है। सेम वे से अगर मैं समझो किसी के साथ लीज एग्रीमेंट बनाता हूं, तो लीज एग्रीमेंट भी बनाऊंगा ना, तो पहले है ना हमेशा क्या करना बताएं, पेंसिल से कहीं पे पेपर में पॉइंटर्स लिख के रखना, मतलब कहीं पे रफ में एक बार पॉइंट्स लिख लेना, फिर इसको सीक्वेंस में लगाना और उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट करना। जैसे कि देखो कैसे करते लोग, तो जैसे समझो सबसे पहले अगर मैं घर रेंट पे देता हूं, तो पहले मैं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन डालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जनरली ड्यूरेशन डालूंगा, क्योंकि पार्टी का डिस्क्रिप्शन तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ड्यूरेशन डालूंगा कि कितने टाइम के लिए मैंने घर रेंट पे दिया है। फिर मैं डालूंगा कि अमाउंट क्या है, ठीक है। फिर मैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ओनर डालूंगा। फिर मैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ टेनेंट डालूंगा, ठीक है। फिर अगर मुझे ऐसा है कि प्रॉपर्टी वैकेट कराना है, तो वैकेट के रूल्स रेगुलेशंस या क्लॉजेस डालूंगा। ऐसा पहले ना सारे पॉइंट 7 8 9 10 सब लिख लो, बराबर। जिसमें समझो आर्बिट्रेशन क्लॉज भी आता है, ठीक है, टर्मिनेशन क्लॉज भी आता है, उसके बाद समझो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग क्लॉज भी आता है, ठीक है। फिर पर्पस भी आता है। मैंने ये समझो 10 पॉइंट्स लिख लिए। अब 10 पॉइंट में देखो फ्लो क्या सही बैठता है, तो फ्लो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे समझो, तो जैसे प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन फर्स्ट होता है, ठीक है, ये सेकंड सही है, ये थर्ड सही है, ये फोर्थ फिफ्थ भी सही है। अच्छा, टर्मिनेशन लास्ट होना चाहिए ना हमेशा, ये 10th होना चाहिए। टर्मिनेशन से पहले एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालता है कि कुछ भी झगड़ा हुआ कोर्ट में सेटल करेंगे, सॉरी आउट ऑफ कोर्ट सेटल करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, तो ये 9th होना चाहिए, ठीक है। ये उसके पहले वैकेंसी होना चाहिए। ये पर्पस शायद प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन के बाद भी चलेगा, बट इन बिटवीन भी कहीं पे भी चलेगा, तो ये 6 होना चाहिए और ये 7 होना चाहिए। ये फ्लो हो गया। अब तुम आंसर लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम अदरवाइज एग्जाम में ऐसा लिखोगे ना कि जो जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो लिखते जा रहे हो, तो हाई पॉसिबिलिटी वो फ्लो नहीं बनेगा तुम्हारा। अब तुम इसको रीड करोगे ना, तो वो पढ़ने में भी लगेगा सही है कि हाँ मस्त प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन ड्यूरेशन धीरे धीरे करके टर्मिनेशन पे लेके गया। ये तरीका होता है लिखने का। लोग जनरली ड्राफ्टिंग में क्या करते हैं, कुछ भी कैसे भी लिख के आते हैं, दिमाग में ये रखते हैं 10 पॉइंट लिखना है ना, मैं कैसे भी लिखूं,
क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे कोई भी 10 पॉइंट नहीं लिखता है। तुम आज देखोगे ना, बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं ना, वो ये सब ड्राफ्ट बनाने के 5-5, 6-6 हजार ले लेते हैं, बस खाली एक ड्राफ्ट बनाने के। और ड्राफ्ट एक ऐसी चीज है ना, जैसे मेरे खुद के पास कितने होंगे, 300-350 ड्राफ्ट है। तुम मेरे पास कोई भी सिचुएशन लेके आओ, उसका ड्राफ्ट है मेरे पास। तुम बोलोगे ना लीज एग्रीमेंट का ड्राफ्ट चाहिए, है मेरे पास। तुम बोलोगे ना कि सेल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट चाहिए, है मेरे पास। तुम बोलोगे ना गिफ्ट डीड का ड्राफ्ट चाहिए, वो भी है मेरे पास। बट वो मैं जब पढ़ता हूँ ना, मतलब मैंने भी जब बनाया था या जहां से भी मैंने लिए है, थोड़ा बहुत रेफर भी किया है इधर उधर से, हर बार मैंने एक चीज देखा है कि जितने भी अच्छे प्रोफेशनल लेवल के जो लॉयर्स होते हैं ना, वो प्रॉपर फ्लो में लिखते हैं। और वो फ्लो इतना होता है, और फ्लो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लैंग्वेज। अब जैसे समझो इसमें एक क्लॉज है कि वेकेट करना है प्रीमाइसेस, कि समझो अगर मुझे इसको निकालना है तो क्वेश्चन आता है एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल राइट कि ओनर विल सर्व एडवांस नोटिस टू वेकेट द प्रीमाइसेस एटलीस्ट 1 मंथ इन एडवांस, बराबर। अब वहां पे ये भी मेंशन होता है, इतना डिटेलिंग में लिखते हैं, नोटिस कौन से मोड में आएगा, नोटिस किसको दूंगा, बराबर। और जो मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि 1 मंथ एडवांस नोटिस है, तो जो 30th डे है दैट विल बी द लास्ट डे। वो इतना स्पेसिफिकली लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि अमाउंट, कि ये मेरे को रेंट पे करेगा, तो रेंट कब पे करेगा। तुमने खाली ऐसा लिख दिया कि टेनेंट इज लायबल टू पे रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ, लिख दिया 20,000 पर मंथ। तुमको लगा क्या हाँ हो गया, चलो मंथली क्लॉज डाल दिया कि 20,000 का रेंट देगा। अब क्वेश्चन ये आता है ये रेंट मेरे को पे कब करेगा, तो मंथ खत्म होने के कितने दिन में, लेट किया तो क्या, दिया ही नहीं तो क्या, वो भी तो लिखो ना फिर अमाउंट में। तो खाली अमाउंट में तुम 20,000 डाल के बैठ गए और तुम खुश हो रहे हो, अरे यार क्लॉज लिख दिया मैंने। तो जैसे मेरे पास जो क्लॉज है ना, उसमें पता है कितने हद तक लिखा है कि पर मंथ जो रेंट होगा, समझो 20,000 रुपया, मंथ खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 5th डे तक रेंट पे करना है। रेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही या चेक के थ्रू ही पे होगा। और जो भी अगर रेंट टाइम पे नहीं आया, तो उसके बाद पर डे के हिसाब से कुछ लोग डालते पेनल्टी, और कुछ लोग डालते हैं कि विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बराबर। तुम नॉर्मल किसी भी इंसान को पूछोगे ना कि रेंट का क्लॉज कैसे लिखने का, तो बोलते हैं ऐसे कि भाई लिख दो ना पर मंथ 20,000। बट 20,000 कब देना है, कैसे देना है, कौन से मोड में देना है, नहीं दिया तो क्या, ये भी तो सब सोचो। आज सोचो, मेरा एक फ्रेंड है ना, इज वर्किंग विथ मीडिया कंपनी। वो बोलता है कि हम लोग जब एग्रीमेंट बनाते हैं ना, हम ऐसा 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 पॉसिबिलिटी सोचते हैं ना, कि ये हुआ तो क्या, वो भी लिखो, ऐसा हुआ तो क्या, वो भी लिखो। भले तुमको ऐसा लगता है अरे ये होगा ही नहीं यार, इतना क्या नेगेटिव सोच रहा है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसा छोड़ मत दो कि वो सिचुएशन अगर आया, तुम्हारे पास साला 20 पेज का एग्रीमेंट है, बट वो सिचुएशन को लेके तुम्हारा एग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ लिखा ही नहीं है अंदर, तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे उसका। अब जैसे समझो मैं एक कंपनी में था ना, तो हम लोग ने एक एग्रीमेंट बनाया था। हम लोग का मेन काम था, वो था ना टॉप सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करना। तो हम लोग का काम था ये कि हम लोग, एक कंपनी था उस टाइम पे, ये ओनिडा करके, पता है ओनिडा, उसका टीवी आता था पहले, है ना। तो उसका है ना कहीं पे तो वेयर हाउस था, हम उसको सिक्योरिटी सर्विस देते थे। वो वेयर हाउस में कुछ 5-6 हजार टीवी होते थे, तो उसका पूरा सिक्योरिटी सर्विसेज हमारा काम था। तो अभी मैंने सिक्योरिटी सर्विस वाले सारे क्लॉजेस डाले, ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि अभी ये पॉसिबिलिटी किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम लोग ने क्या लिखा कि अगर सिक्योरिटी फेलियर होता है तो जितना भी लॉस होगा हम कंपनसेट करेंगे, बराबर। अब सोचो, एक दिन वहां पे जो वेयरहाउस था ना, उसकी टंकी थी ऊपर पानी की, वो एक दिन ओवरफ्लो हो गई।
और वो पानी सब टेरेस से गिरते गिरते ना सब नीचे आ गया और वेयर हाउस में लीकेज हो गया और उसके मोर देन 200 टीवी खराब हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमारी कंपनी का बोलना ये था हमारा काम है सिक्योरिटी सर्विस देना, वॉचमैन गिरी कर रहे हम। अब पानी का टंकी का नल बंद करना हमारा काम नहीं है, बराबर है। कंपनी सामने वाला क्या बोलता है ओनिडा, सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी, एंड सेफ्टी मतलब ऑल द वे से सेफ्टी होता है, ये भी एक टाइप का सेफ्टी है। और वो एग्जांपल हमको पता है क्या देता था, तुम्हारे घर में बिल्डिंग में वॉचमैन है, हम लोग बोले हाँ है, वो सिक्योरिटी देता है, हाँ, वो पानी का टंकी का नल भी चालू करता है ना, वो बंद भी करता है ना, तो ये किसका काम हुआ, तो तुम्हारा ही है ना। निकालो 200 टीवी का पैसा। तो हम लोग ने क्लॉज उठा के पढ़ा, क्लॉज में ऐसा लिखा नहीं है कि हम टंकी का नल वल चालू भी करने जाएंगे, ये भी काम हम करेंगे। वो बोलता है वो लिखा नहीं है बट इट इज इंटरप्रिटेड इन दैट वे कि वो तुम ही करोगे। अभी वॉचमैन तो यार 10 चीजें करता है, हर चीजें थोड़ी बताई जाती है, तेरे को ये करना है तो वॉचमैन है, तेरे को ये करना है तो वॉचमैन है। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट ड्यूटी बनता है ना। तो फिर वो हमारा केस हो गया, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया हमारा, कुछ 3 साल वो केस चला हमारा, फाइनली हम हार गए और 200 टीवी का पैसा देना पड़ा और वो भी विथ इंटरेस्ट गया फिर पैसा। उसके बाद से डिसाइड किया कि भले हम सिक्योरिटी सर्विस भी देंगे ना, हमने उस चीज से ये सीखा मेंशन करो। तुमको ऐसा लग रहा है ना अब वो झाड़ू मारेगा ये भी मेंशन करूं क्या, वो रजिस्टर में एंट्री करवाएगा वो भी मेंशन करो ना। 10 पॉइंट लिखोगे तो क्या जा रहा है तुम्हारा, ये 10 पॉइंट नहीं लिखने के चक्कर में आया ना लायबिलिटी। और टेक्निकली देखोगे ना ओनिडा सही बोल रहा था कि ये काम वॉचमैन का ही होता है, बट हमको भी अंदर से पता था बात तो वो सही कर रहे, बट हम थोड़ी ना बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। हमने खींचा उस चीज को 3 साल, बट दिया फाइनली हम लोग ने भी पैसा। तो उस टाइम से ऐसा समझ गया ना कि एक ढंग से ड्राफ्ट नहीं किया ना तो उसके कंसिक्वेंसेस देखो कितने भारी आते हैं। अभी जैसे देखो मैंने अभी जो रिसेंटली घर लिया था उसमें ड्राफ्टिंग में, क्योंकि मैं ना जनरली प्रॉपर्टी रिलेटेड ड्राफ्टिंग्स इतना देखता नहीं हूँ। अब वो कैसा था, हम लोग ने भी, मैंने भी आउटसोर्स कर दिया था। अब वो लॉयर ने पता है क्या किया था, ड्राफ्ट में सिर्फ एक मिस्टेक देखो क्या थी। मेरा नाम है ना ये है स्पेलिंग, बराबर, उसने मेरे नाम का स्पेलिंग ये लिखा, बस इतना मिस्टेक है। उसने मेरे को ड्राफ्ट भेजा भी, अब मुझे थोड़ी ना पता था क्योंकि मैंने उसको आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो भी दिया है, तो नाम देख देख के कॉपी मारना है ना। और वो लॉयर है तो मैं क्या सोचा यार इतना दिमाग तो होएगा उसमें। उसने ये नाम गलत लिखा, नाम गलत लिखा, गलत नाम लिखने के बाद हम लोग गए रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में 2 घंटा लाइन में खड़े रहे। 2 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद नंबर आया तो जैसे ही मैं गया ना रजिस्ट्रेशन के लिए, उधर बैठा फोटो खिंचाने और साइन करने, तो मेरे को बोलता है जमित कौन है, बोला मैं। तो बोलता है आधार कार्ड दिखा, वो लोग उधर आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं, तो मैंने आधार कार्ड दिखाया, उधर स्पेलिंग दिख रहा है इधर स्पेलिंग दिख रहा है। बोलता है ये पर्सन अलग है आप अलग हो। बोला भाई मैं वही है, फोटो देख मेरा मेरा ही है। हाँ फोटो तो आपका है बट स्पेलिंग अलग है। मैंने बोला ना, वो मैंने ऐसा सोचा यार लॉयर है यार, इतना रजिस्ट्रेशन का काम करता है, स्पेलिंग कैसे गलत लिखेगा। तो बस वो एक मिस्टेक थी और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। वापस आए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेंज किया और फिर से बनाया और फिर से जाके रजिस्टर किया। मतलब मतलब ड्राफ्टिंग ऐसी चीज है ना, तुमने अगर बहुत अच्छा ड्राफ्ट लिखा है ना, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा है ना, तो एक इंसान है ना मतलब मैक्सिमम लायबिलिटीज से बच सकता है। तुम्हारी लूज ड्राफ्टिंग है, लैंग्वेज एकदम लूज लिखा है, तुमने ढंग से लिखा नहीं है, लूप होल्स छोड़े हुए हैं, तो फिर है ना वो बहुत भारी पड़ता है। तुम कभी, जैसे हम लोग भी है ना जब क्लाइंट को रेंट एग्रीमेंट बना के देते हैं, लीज एग्रीमेंट बना के देते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई देख 3,000 रुपए का एग्रीमेंट है और एक 6,000 रुपए का एग्रीमेंट है। वो बोलता है ऐसा दो क्यों,
मतलब देख 6,000 वाला एग्रीमेंट है ना, उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी है ना, तेरे को कभी तकलीफ नहीं होएगा। और 3,000 वाला ना एकदम बेसिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी जैसे समझो ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको रेंट पे दे रहा हूँ, क्या ही झगड़ा करूंगा मैं इससे, ठीक है, तो इससे तो झगड़े का मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो फिर वो 3,000 वाला बना लेते हैं। लेकिन मैं टोटली अननोन पर्सन से घर रेंट पे ले रहा हूँ, तो उधर मैं मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत देखूंगा। तो उधर फिर लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें देखते हैं कि भाई ऐसे क्लॉज डालो। जैसे मेरे पास एक रेंट एग्रीमेंट है ना, इट इज कवरिंग अराउंड 60 पॉइंट्स। ये तो मैंने खाली 10 लिखे हैं, 60 पॉइंट लिखे। मतलब तुम जो सोच भी नहीं सकते ना, वो भी अंदर लिखा है उसने। पता है उसने एक पॉइंट लिखा है कि मेरा घर रेंट पे लेने के बाद फ्लोर पे बाहर साइकिल, चप्पल और एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें नहीं रखना है, और अगर रखोगे तो बिल्डिंग फाइन मारेगा, तो वो तुम भरोगे, ओनर नहीं भरेगा। अब तुम जब किसी को घर रेंट पे दोगे ना, तुम ऐसा थोड़ी सोचोगे ये साइकिल बाहर रखेगा तो क्या होएगा, अपना तो उतना दिमाग भी नहीं चलता है रे। बट ये एक्चुअल में एग्रीमेंट ऐसे डिटेल में बनते हैं। इसके लिए तो लॉयर एक ड्राफ्ट का इतना पैसा लेता है यार, अदरवाइज ड्राफ्टिंग का कोई पैसा। लोगों को क्या लगता है कॉपी पेस्ट ही तो मारना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉपी पेस्ट, वो लिखना ऐसा होता है। लेते वो लोग। उसका तो सिंपल पता है क्या फंडा था, मैंने भी इधर उसका थोड़ा झगड़ा किया ना उसके साथ, मैंने भेजा था तुमने क्यों नहीं देखा, तुमको प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने दिया था ना, तुमने नहीं देखा, तुम्हारी गलती। एक्चुअली कैसा है ना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन सेल एग्रीमेंट तो मैं बना दो, बट इसकी फर्दर प्रोसीजर बहुत होती है। और ये जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना प्रॉपर्टी का, उनका रजिस्ट्रार ऑफिस में सेटिंग होता है, तो वो फटाफट फटाफट काम कराते हैं। हाँ, होता है ऐसा। मैंने जब मेरा घर, मैं जब सेल किया था, फिर मैं नया घर ढूंढ रहा था, तो मैं कुछ टाइम में रेंट पे गया था। तो उस टाइम पे ना मैंने जिससे लेडी से घर लिया था, वो एक लेडी थी, मतलब थोड़ी ऐसी पागल टाइप थी, बट उसका घर बहुत अच्छा था, इसके लिए मैंने लिया था। बट उसने पता है मेरे से क्या क्या क्लॉज डलवाए थे, घर में कितने लोग मैक्सिमम रहने आएंगे वो भी बताओ, बराबर, पेट है कि नहीं है। अगर पेट है तो उसका मैं अलग से क्लॉज डालूंगी, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज। बोलो किस चीज का, तो कुत्ता है ना, वो कुत्ता बिल्ली होगा, फिर वो प्रॉपर्टी भी खराब करेगा मेरा, तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा। मैं रेंट पे था। हाँ, होता है। जैसे मैंने जो घर लिया था उसके घर पे ना एक कबर्ड था कॉर्नर में, एक बेडरूम में, और वो उसका जो कुछ वुड था ना, वो कुछ ओरिजिनल चंदन वंदन से कुछ बनाया था उसने, तो उसने ना फ्रेग्रेंस आता था। होता है तुम कुछ भी किधर भी लगाओ, ये इधर से हिलना नहीं चाहिए। बोला मेरे को बीच में आ रहा है, ये इधर से हिलना नहीं। उसने मेरे को पूरा खाली भी करके दिया, उसने मेरे को यहां तक बोला यू कैन यूज इट ऑल्सो, बट ये इधर का इधर ही रहेगा। हाँ, अरे बाहर कपड़े नहीं सुखाने के, प्लांट नहीं लगाने का, बराबर। अगर तुम बैचलर सिंगल रहते हो तो लड़की नहीं आनी चाहिए, बराबर। फिर पार्टी लेट नाइट नहीं करना चाहिए। हाँ, अरे बहुत क्लॉज होते, बहुत। लिव इन वालों को घर नहीं देते, बैचलर को घर नहीं देते, स्टैक को घर नहीं देते, क्योंकि इसमें एक रीजन भी होता है। वो ओनर है, उसको जिसको घर देना है वो दे सकता है, बट सोसाइटी ऑब्जेक्शन उठाता है ना फिर, कि प्लस ऐसा भी होता है कि लिफ्ट यूज करोगे तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करने का, कुछ भी डैमेज हुआ अगर सोसाइटी ने क्लेम कर दिया विथ एविडेंस की तुम्हारे टेनेंट ने डैमेज किया है, तो उसका डैमेज तुम ही भरोगे, वो ओनर पे नहीं करेगा। अरे मतलब रेंट एग्रीमेंट में मैं तुमको बोलता हूँ ना, इतने पॉइंट्स लोग डालते हैं ना, तुमको ऐसा लगेगा ये लिखने का क्या जरूरत था, ये तो बट ऑब्वियस है ना, और इसको मेंशन क्यों कर रहा है कोई, सब करते हैं। स्पीकर जोर से नहीं बजाने का, बराबर।
ज्यादा गेस्ट को नहीं रुकाने का, ये भी होता है, बहुत होता है। घर को प्रॉपर मेंटेन रखने का, हफ्ते में एक बार क्लीनिंग कराने का, ये भी करवाते हैं लोग। और मेरा तो जो घर मैंने लिया था ना रेंट पे, तो वो मैंने बोला ना, वो लेडी ने घर बहुत मस्त बनाया था। तो जब उसने मेरे को घर दिया था ना रेंट पे, तो लास्ट में रेंट एग्रीमेंट के पीछे एक शेड्यूल बनाया था, एक टेबल बनाया था। तो टेबल में पता है क्या लिखा था? पॉइंट नंबर 1, सीलिंग फैन, क्वांटिटी 4, ब्रांड, ऐसा पूरा टेबल था उसका। एसी 2 यूनिट्स दिस ब्रांड, लाइट्स इतने यूनिट दिस ब्रांड, स्टव दिस यूनिट दिस ब्रांड, वॉशिंग मशीन दिस यूनिट दिस ब्रांड। क्योंकि काफी लोग पता है क्या करते हैं, अभी जैसे आ, मेरे घर पे ना वो फैन है, वो रिमोट वाले फैन आते हैं ना, जिसमें रेगुलेटर घुमाने उठना नहीं पड़ता है, वो रिमोट से ऑपरेट होता है। अब समझ तूने क्या लिखा है, तूने मेरे को घर रेंट पे दिया कि 4 फैन है, तूने रिमोट वाले फैन लगाए। मैं जब घर खाली करके गया ना, 4 फैन दूसरे लगा के गया, रिमोट वाले उखाड़ लिए। बाद में तेरे को बोलूंगा देख 4 फैन तो है ना, अरे बट तूने कौन सा लगाया था और मैंने क्या कर दिया। तो लोग ब्रांड भी लिखते, सोचो उसने टैप होता है ना, वो जैगुआर ब्रांड्स यूज किए, वो भी लिखा है इतने टैप, ये शावर, ये जेट स्प्रे, ये वो, ये ब्रांड्स के हैं। और जब वो लिटरली घर खाली किया था ना हमने, मैंने उसको चाबी दिया था ना, वो मैडम वो लिस्ट लेके घर में पूरा घूमी है, हाँ ये है, हाँ ये है, हाँ ठीक है। फिर उसने मेरे को डिपॉजिट का रिफंड चेक दिया। सोचो, नहीं तो फिर जगुआर निकाल के मैंने कुछ ऑर्डिनरी चिपकाया उधर, तो झगड़ा, ऐसा कैसा निकाला। और ऑब्वियसली वो निकाल भी नहीं सकता है कोई। तो ये सब बहुत होता है। अब ये सब पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ओनर के। टेनेंट भी अपनी सेफ्टी देखेगा ना। अब अगर घर में लीकेज चालू हो गया तो उसका मैं पैसा क्यों दूं? साला मेरे को तो घर में रहने भी ढंग से नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं पैसा देगा। समझो कुछ रिपेयरिंग मेरे को कराना है, जो जनरली ओनर्स ही कराते हैं अपने कॉस्ट पे, तो क्या पहले मैं कॉस्ट मैं पे कर दूं फिर तुम मेरे को रिफंड करोगे, कि मैं डायरेक्टली तुमको अप्रोच करूंगा तुम ही पे करोगे? ये भी सब लिखो, बराबर। मतलब बहुत किटकिट वाला काम है रेंट एग्रीमेंट बनाना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला पूछते भी है नोन पर्सन है अननोन है, तुम बोलोगे ना नोन ही है, हाँ ठीक है, फिर कुछ भी 15-20 पॉइंट लिखते हैं, लेके जाओ जाओ। और वो एकदम जनरल पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सब जनरल पॉइंट्स है। अब रेंट एग्रीमेंट में मैंने बोला ना, लोग 40-50 पॉइंट भी लिखते हैं। तुम एग्जाम में मत लिखना, तुमको मैक्सिमम 10, बहुत ज्यादा अगर आता है तो 12, इसके ऊपर मत जाओ। अल्टीमेटली मैक्सिमम क्वेश्चन 8-10 मार्क का ही आएगा, तो इतना सफिशिएंट होता है, इससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं होता है। बट ड्राफ्ट तुमको बहुत अच्छे तरीके से लिखने पड़ेंगे, और इधर तुम्हारा लैंग्वेज भी थोड़ा मैटर करता है, बराबर। और वो लोग जब ड्राफ्ट भी पढ़ेंगे ना, तो वो लोग ये जनरली देखते हैं कि तुमने कोई पॉइंट लिखा है, जैसे अगर टर्मिनेशन ऑफ द रेंट एग्रीमेंट लिखा, तो उसको कितना अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया है तुमने। क्योंकि टर्मिनेशन सिर्फ ओनर नहीं कर सकता है, टर्मिनेशन टेनेंट भी कर सकता है, तो 2 वे लिखना पड़ेगा। तुमने सब कुछ ओनर 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 के फेवर में लिखा है, मतलब टेनेंट तो मरेगा ना उधर जाके, तो वैसा भी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, तुमको लैंग्वेज भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले सच में यार, शी शी शी, ये दोस्त ऐसे कैसे तेरे। टाइटल दो, सेंटर में लिखना लीज एग्रीमेंट, अच्छा पहले देख लो। ये लिखने के बाद है ना, नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है दिस लीज एग्रीमेंट इज मेड ऑन डैश डे ऑफ
डैश। ठीक है, तो यहाँ पे डेट लिखना होता है। तुम जब ड्राफ्ट बनाओगे, कोई भी ड्राफ्ट बनाओगे ड्राफ्टिंग में, सब में फिल इन द ब्लैंक ही छोड़ना होता है, नाम वाम डेट वेट कभी नहीं डालने का। ठीक है, उसके बाद लिखना होता है, अभी जैसे हम लोग पार्टी का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये हो गया एक चीज। अभी लिखेंगे पार्टी का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे लिखना है कि जैसे अगर समझो मैं दोनों पार्टी इंडिविजुअल दिखा रहा हूं, सो ऐसा लिखना है, मिस्टर ए सन ऑफ डैश रिसाइडिंग एट डैश who is the owner of the property and hereinafter known as अभी तुमको क्या लिखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको ओनर टेनेंट वर्ड यूज करना है, तुमको लेसर लेसी वर्ड यूज करना है, तुमको जो करना है तुम इधर लिखो। हम लोग चलो इधर लिखते हैं कि हम लोग लिखेंगे ओनर, तो हियर इन आफ्टर नोन एज ओनर। ठीक है, फिर सेंटर में लिखना है एंड। इसके बाद दूसरा पार्टी का डिस्क्रिप्शन आएगा, मिस्टर बी सन ऑफ डैश residing at dash who is the tenant of the property and hereinafter known as टेनेंट। ठीक है, तो ये हो गया दो पार्टी का डिस्क्रिप्शन। तो जब भी तुम देखोगे ना, तो सबसे पहले एक मेन सेंटेंस होता है जिसमें एग्रीमेंट का डेट लिखा होता है, उसके बाद पार्टी वन का डिस्क्रिप्शन, फिर बीच में एंड, फिर पार्टी टू का डिस्क्रिप्शन। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं नाउ दिस एग्रीमेंट, और ये कैपिटल में लिखना होता है, नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेस हियर विथ, और इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 1 2 करके, बराबर। तो ऊपर वाला जो तुम्हारा ये 2 पॉइंट होता है ना, ये पार्टी का डिस्क्रिप्शन क्लॉज होता है। बट तुम अभी भी देखोगे ना, मैंने प्रॉपर्टी सिचुएटेड किधर है ना वो नहीं लिखा है उधर। तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स। उसमें मैं लिखूंगा कि दिस एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बिटवीन अबव स्पेसिफाइड टू पार्टीज एंड दिस इज लीज एग्रीमेंट वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट, और फिर डैश छोड़ेंगे। तो पता भी तो चलना चाहिए ना कौन सी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूं, तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन फिर हम लोग लिखेंगे। मेन ये दो चीज याद रखो। पहला फिलहाल एक सेंटेंस होना चाहिए जो हमेशा आएगा, कोई भी टाइप का एग्रीमेंट बनाओगे जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा होता है, बस उधर खाली चेंज करना है। अगर सेल एग्रीमेंट है तो दिस सेल एग्रीमेंट इज मेड ऑन, गिफ्ट डीड है तो दिस गिफ्ट डीड इज मेड ऑन, वो चेंज होएगा। पार्टी वन का डिस्क्रिप्शन, पार्टी टू का डिस्क्रिप्शन। अब यही चीज अगर पार्टी में अगर इसके बदले पार्टनरशिप होता तो क्या लिखते हैं, पार्टनरशिप का नाम, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एट डैश एंड हियर इन आफ्टर नोन एज, फिर जो लेसर ओनर टेनेंट जो भी है वैसा XYZ। इतना समझा, बराबर। ये स्टैंडर्ड है। तुमको दो पार्टी के बीच में कभी भी कोई भी एग्रीमेंट पूछेंगे, चाहे मॉर्गेज पूछे, सेल पूछे, गिफ्ट पूछे, लीज पूछे, या कमर्शियल एग्रीमेंट्स पूछे, ई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ भी पूछे, ये स्टैंडर्ड है, ये ऐसे ही आएगा, बराबर। ये फॉर्मेट फिक्स है। तुम दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में बनाया होगा ना, वो उठा के देखो, ये दो चीज तुमको ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, पहले इतना लिखो। तो फिर मिस्टर ए लिखा है, फिर समझो बी के साथ सी भी है, तो हियर इन आफ्टर नोन एज लिखने से पहले ऐसा लिखा ना, रिसाइडिंग एट एंड मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, वैसा लिखो। हाँ,
या तो बी लिखो, उसके नीचे सी लिखो, उसके नीचे डी लिखो, उसके नीचे ई लिखो, तो बी सी डी, तो 3 लाइन्स आएंगे नीचे। एंड ऑल द पार्टीज हियर इन आफ्टर नोन एज, ऐसा करके लिखना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो तुमको तो वैसे भी नहीं लिखना है। और अगर रियलिटी में भी मैं बात करूं तो फिर तुम कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। लीज में कुछ भी डाल सकते हो, सेल में तुम्हारा आधार कार्ड वाला एड्रेस लगता है।
चलो, ये लिखा तुमने ऊपर नीचे? चलो, हो गया लिख के। उसके बाद ये सेंटेंस लिखा नीचे, नाउ विद दिस एग्रीमेंट विटनेस हियर विद, ये लिखो। पूरा पूरा लिखना है, सब कुछ कैपिटल में लिखना है, ये लास्ट स्टेटमेंट पूरा कैपिटल में आएगा। हाँ, मैंने शॉर्ट में लिखा है। विधि, यू विल हैव बर्गर? नहीं, ओनली फ्राइज? ओके। कुछ नहीं, बर्गर शेयर कर लेंगे, तू खाएगा ना? बस। चलो, ये हो जाएगा ना। उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन एंड। हाँ, अभी एक लाइन, ये लाइन लिखा, नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 करके लिखो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नहीं नहीं, नॉर्मल, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। चलो, इसमें लिखो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में, द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अंडर दिस एग्रीमेंट। नहीं नहीं, नेक्स्ट लाइन में इमीडिएटली लिखो, और कोई पॉइंटर नंबर नंबर मत करना। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। टाइटल दिया, सीधा नीचे से पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चालू करो। क्या लिखा? प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अंडर दिस ट्रांजेक्शन, दिस एग्रीमेंट, यही लिखा ना, अंडर दिस एग्रीमेंट इज सिचुएटेड एट, the property involved under this agreement is situated at dash and both the parties are participated under this transaction. Both the parties are participating under this transaction for the lease of the property, which is specified तुम कोई भी ट्रांजैक्शन का डीड बनाओगे ना, तुम्हारा पहला पॉइंट यही आएगा, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कुछ लोग है ना, शाणे लोग क्या करते पता है, 2 पॉइंट को अलग करते ताकि पॉइंट बढ़े। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन अलग, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अलग।
तुम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है हम लोग ने कंबाइन लिख दिया। सेकेंड लिखो ड्यूरेशन, उसमें लिखो दिस लीज एग्रीमेंट, दिस लीज एग्रीमेंट includes time limit of dash months। हाँ अभी एक मिनट रुको, देखो खाली डैश मंथ्स लिख के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है ना 36 महीना, 24 महीना, 12 महीना, जो भी तुम लिख रहे हो फ्रॉम कहां से, तो भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना। तो डैश मंथ्स फ्रॉम the date of formation of this agreement, from the date of formation of this agreement। तीसरा पॉइंट मत लिखना, रुको। हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। अच्छा तीसरे में मैंने अमाउंट लिखा है, थोड़ा है ना ड्राफ्टिंग में एक चीज ये भी होता है कि व्हेन यू राइट द वर्ड्स, थोड़ा वर्ड है ना अच्छा लिखने का, बराबर। तो लिखने का प्रीमियम है ना, रेंट, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज ऑल्सो गुड वर्ड, ठीक है, बट अमाउंट ये वो सब मत लिखो, थोड़ा अच्छा लैंग्वेज को, जैसे वो कैसा लगता है ना, थोड़ा वैल्यू लगता है कि भाई हाँ कुछ भारी लिखा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऐसा नाम में वजन आता है ना। लिखो तो तुम या तो कंसिडरेशन लिखो या तो प्रीमियम लिखो, तुमको जो अच्छा लगे वो लिखो। नहीं नहीं दोनों नहीं लिखने का, कोई भी एक अभी के लिए तो लिख सकती है। हाँ अच्छा यहाँ पे जो प्रीमियम या कंसिडरेशन जो भी तुमने टाइटल दिया वो जो लिखेंगे ना, इसमें 2-3 चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पहला तो पर मंथ प्रीमियम कितना होगा, कितने टाइम में पे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिपॉजिट्स, पता है ना डिपॉजिट देते हैं कुछ लोग, डिपॉजिट का पॉइंट भी अलग बनाते हैं, बट वो अलग नहीं बनाने का है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। सो उसमें लिखो सब कुछ इसमें ही डाल देंगे हम। तो उसमें लिखो अंडर दिस एग्रीमेंट इट इज डिसाइडेड दैट इट इज डिसाइडेड दैट, अच्छा अभी बोलने दे रहे वो, उसको तकलीफ हो रहा है। हाँ अभी ऊपर तुम देखोगे ना मिस्टर ए और मिस्टर बी लिखा है, बट यू कैन नॉट स्पेसिफाई मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बिकॉज आगे देखो क्या लिखा है, हियर इन आफ्टर नोन एज, आज के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, ओनर एंड टेनेंट बोलेंगे। तो अभी तुम कभी भी गलती से भी बीच में ए और बी मत लिखना, ओनर और टेनेंट ही आना चाहिए। तो क्या लिखा अभी यहाँ पे, हाँ इट इज डिसाइडेड दैट टेनेंट is liable to pay premium on monthly basis which is rupees dash, and this premium must be paid on or before fifth day, on or before fifth day from the day of end of the month। चलता है फिफ्थ लिखते हैं, कुछ लोग सेवेंथ लिखते हैं, तुमको जो लिखना है लिखो। जनरली स्टैंडर्ड मैंने देखा है लोग फिफ्थ लिखते हैं, बट वो पार्टी पे भी है, 7-10 जो लिखना है लिखो। आगे लिखो इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट
tenant is liable to pay security deposit of rupees dash, which is interest free deposit Wait, which is interest free deposit, and it should be refunded on the termination of the lease. अच्छा देखो, वहां पे मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। ये लिखना पड़ता है क्योंकि अगर मैंने किसी को घर रेंट पे, मतलब किसी का घर रेंट पे मैं ले रहा हूं, तो मैंने 1 लाख रुपया अगर डिपॉजिट दिया है, तो अगर 2 साल के बाद जब मैं वो टर्मिनेशन करूंगा मेरी लीज, 1 लाख रुपया रिफंड मांगूंगा, तो बैंक नहीं है जो एफडी पे इंटरेस्ट देगा मेरे को, वो इंटरेस्ट फ्री होता है। हाँ, अगर सपोज तुम ये चीज भूल गए लिखना, तुमने वर्ड इंटरेस्ट फ्री नहीं लिखा उधर, तो व्हाट इट विल बी ट्रीटेड एज, विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट? क्यों विदाउट? मैं ऐसा भी ले सकता हूं ना, नहीं मेंशन है मतलब इंटरेस्ट तो होता है, क्योंकि डिपॉजिट, वर्ड डिपॉजिट आया तो डिपॉजिट अट्रैक्ट इंटरेस्ट। लीज एग्रीमेंट में, हाँ, इधर कोर्ट में भी अगर तुम जाओगे ना इस चीज को आर्ग्यू करने के लिए, तो कोर्ट बोलेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लीज है, और लीज में जो डिपॉजिट होता है वो कोई भी टाइम पे, मतलब कस्टम चल रहा है अपने यहाँ से सालों से कि डिपॉजिट लेते हैं बट उस पर कभी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो इधर भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इवन इफ इट इज नॉट मेंशन, इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फ्री ओनली, बट डिस्प्यूट हो सकता है ना उस चीज पे, तो बेटर लिख दो। और इंटरेस्ट फ्री 2 वर्ड लिखने में यार क्या जाएगा तुम्हारा, अच्छा है ना, डिस्प्यूट ही खत्म कर सकते हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मेंटेनेंस चार्जेस, पॉइंट नंबर 9 लिख रहे हैं, वो तुम्हारा 4th है। हाँ बोल, हाँ बोल बोल। तो वो तो फिर उसमें ना, जैसे वेकेट लिखा है, टर्मिनेशन वाले पॉइंट्स लिखा है, उसमें सब मेंशन करना पड़ेगा कि ड्यूरेशन खत्म होने के बाद नहीं निकले तो फिर लीगल एक्शन या राइट टू टेक एक्शन या फोर्सफुली भी इवैक्यूएट करा सकते हैं प्रॉपर्टी को, वो सब भी लिख सकते हो। मैंने बोला ना बहुत पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। घर से निकला डैमेज करके निकला तो, घर से निकला चोरी करके निकला तो, बराबर, तो घर से निकल गया, सब सामान भी लेके गया और चाबी भी नहीं दे रहा है तो, और ताला भी चेंज करके गया है तो, बहुत लफड़ा होता है ये सब में, तो जितना मेंशन करोगे उतना कम है। चलो क्या लिखा, मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस में देखो, अभी है ना कुछ कुछ चार्जेस होते हैं जो ओनर ही पे करता है, और कुछ कुछ चार्जेस होते हैं जो टेनेंट ही पे करता है। मैं तुमको चार्जेस बता रहा हूं, मेरे को बताओ ये कौन पे करता है? मेंटेनेंस चार्जेस, बिल्डिंग का मेंटेनेंस आता है, ओनर। वाटर चार्जेस, ओनर। पार्किंग चार्जेस, नहीं कभी, अभी जैसे कोई ओनर के पास गाड़ी नहीं है लेकिन टेनेंट के पास गाड़ी है, रेंटल बेस पे। हाँ, तो वो लोग किसी को रेंट पे देते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो पार्किंग चार्जेस हमेशा टेनेंट पे करता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गैस बिल,
नहीं 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 नहीं। हैवी डिपॉजिट लेता है। अरे, हाँ वो तो ठीक है, तो ऐसे दो या ऐसे दो, बट वो फिर तुमको उस तरीके से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। देखो कभी कभी कैसा होता है ना, एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट हर बार होता है। तुम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट दे दो कोई भी पार्टी को कि भाई हमारा स्टैंडर्ड एग्रीमेंट नॉर्मली ऐसे प्रैक्टिस होती है, तुमको तुम्हारे हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करना है तो बोलो। अभी इधर हम लोग ने लिखा है कि मंथली प्रीमियम पे होएगा, कोई बोलेगा मंथली मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्वार्टरली चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को हाफ ईयरली चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को हाफ ईयरली एडवांस में चाहिए। तो फिर तुम्हारा ड्राफ्ट उस हिसाब से होएगा। मतलब जितने पॉइंट्स है उसमें मैं 10 चीज है पार्टी के विश के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, बराबर। कुछ लोग ऐसा होते हैं, एक कंसेप्ट होता है अपने यहाँ पे मुंबई में बहुत चलता है ये कंसेप्ट, हैवी डिपॉजिट। यू नो व्हाट इज हैवी डिपॉजिट, क्या होता है? हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, हैवी डिपॉजिट लेते हैं। कभी कभी हैवी डिपॉजिट में अलग अलग कंसेप्ट चलते हैं। एक होता है हैवी डिपॉजिट लेके रेंट नहीं देने का, तो वो लोग कैलकुलेट मार लेते हैं कि मंथली इतना, ये 12 महीना रहेगा तो इतना टोटल प्लस ऊपर का 1 लाख डिपॉजिट गिन के इतना रेंट ले, इतना डिपॉजिट ले लेता हूँ। फिर जब रिफंड करूंगा तो सिर्फ डिपॉजिट बाकी का बचेगा वो दूंगा, रेंट धीरे धीरे मंथली बेस पे माइनस होते जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अ, ऐसा बोलते हैं कि मैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लूंगा, एक साथ 5 साल दे दो मेरे को, एक साथ 10 साल मेरे को दे दो। और लॉक इन पीरियड अगर मैं 5 साल ले रहा हूँ ना, तो ऐसा भी बोलेंगे ठीक है काम करो एक साथ 5 साल दे दो, लॉक इन पीरियड भी 3 साल डाल दो, कि मैं 3 साल के पहले खाली करूंगा ना तो भी मैं 3 साल का रेंट देके जाऊंगा। मतलब सामने वाले के लिए मैं 3 साल की फिक्स इनकम बना के दे रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, देख अगर मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ तो रेंट कम कर। तो 20-30% रेंट कम कराते हैं, बट फिर टेन ओनर हैवी डिपॉजिट लेता है कि मैं हैवी डिपॉजिट लेके लॉन्ग ड्यूरेशन पे तेरे को देता हूं, मैं रेंट मार्केट रेट से 5,000 कम करके दूंगा। ऐसे भी लोग एडजस्ट करते हैं। तो सबके अपने अपने कंसेप्ट है हैवी डिपॉजिट्स के, तो वो जैसा तुमको प्रैक्टिस करना है तो वो तुम वैसा करोगे फिर। ठीक है। हम्म। हाँ वो अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो तू ऐसा लिख सकती है। वही मैंने बोला, वैसा अरेंजमेंट है तो वैसा लिख, प्रीमियम में ही आएगा। वो तुम तुम्हारे हिसाब से जो कीड़े कांडी करने हैं ना, वो तुम सब कर सकते हो, सब अलाउड है, बराबर। बट अपने को कैसा सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने जाएंगे ना फिर हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये साला में लिख क्या रहा है। और जनरली ना ड्राफ्ट में एक चीज याद रखना, वेन एवर यू आर मेकिंग एनी ड्राफ्ट, अवॉइड कैंसलेशन। कैंसलेशन अवॉइड करना। अगर कैंसलेशन, समझो गलती से कोई एक वर्ड लिख दिया तुमने कुछ, देन ट्राई टू डू दैट कि इस वर्ड को कनेक्ट करके मैं कोई सेंटेंस बना सकता हूं क्या। अगर सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, तो बनाने का ट्राई करो और लिख लो। और अगर नहीं बन रहा है कि ये गलती से ही लिखा है, अब मेरे को ये कट करना ही पड़ेगा, तो सिंपल एक पेंसिल से ऐसा एक स्ट्राइक मारना है बस। अपन ऐसा 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 करते हैं ना, वो जंगलीगिरी मत करना उधर, समझा। चलो मेंटेनेंस में लिखो, एज पर दिस एग्रीमेंट मेंटेनेंस चार्जेस प्रॉपर्टी टैक्स and water charges must be paid by
ओनर, and all other charges, and all other charges must be paid by tenant only. Next लिखो point number 5, rights and duties of owner. वाटर चार्जेस, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ओनर. मैंने एक पर्सन के साथ पॉडकास्ट किया था, उसको ही पूछता हूँ ना मैं. अभी वो ठीक है, बट मेरा तो पहचान वाला ही है. नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो बंदा बहुत जेन्यून है. वो अगर तुम्हारे बम्बू लगने वाले रहेंगे तो बोल देगा तुम्हारे बम्बू लगेंगे. वो बहुत जेन्यून है. और मेरा उसने मतलब जब मैं पॉडकास्ट के लिए गया था तो उसको इनवाइट करने के लिए तो फिर उसके साथ बैठा तो उसने मेरा बहुत कुछ बताया. तो मतलब उसने जो मेरे को बताया वो ऑलमोस्ट 90% मेरा राइट निकला है, जबकि मैंने उसको खाली मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताया है, बाकी कुछ नहीं बताया मैंने उसको. और मैं उसको फर्स्ट टाइम मिल रहा था, बट उसको सब पता है मेरे बारे. एक्चुअली कैसा होता है ना, अगर वो तुम पॉडकास्ट देखोगे ना तो उसमें उसने बोला है कि इसकी स्टडीज होती है और वो पढ़ाई करके लोग करते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं दुकान खोल के. वो नहीं होता, ये लोग पढ़ते हैं, उसका उसका बहुत स्टडीज है. देखो मैंने जब इस पर्सन से बात किया ना तो उसने मेरे को क्या बोला, एस्ट्रोलॉजी है ना, तुमको ऐसा नहीं बताएगा ये आ जाएगा वो हो जाएगा. इट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग कि ये सिचुएशन हो सकती है तुम्हारी लाइफ में, सो टेक प्रिकॉशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बी मेंटली रेडी. वो ऐसा लोग बोलते ना, प्रॉब्लम आएगा तो बता दो, अभी से बता दो, प्रॉब्लम तुमने बताया क्यों नहीं. वो ऐसा नहीं है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो तो कोई नहीं बता सकता है तुमको. इट इज अ काइंड ऑफ तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है अगर, तो तुमको पहले ही वार्न करेगा. अभी कैसा है ना, देखो वो तो सबका सही नहीं होता है. अभी जैसे मेरे मॉम डैड ने तो कुंडली कभी मिलाया ही नहीं, उन्होंने तो. हाँ वो होता है, थोड़ा बहुत होता है, ये तो मेरे को खुद को पता है, होता है. वो शादी के पहले कुंडली उंडली मिलाते हैं ना, नॉर्मली भी करा मिलाना चाहिए. अभी ये मेरे को उसने बताया था कि लोग कुंडली मिलाते हैं ना, तो कुंडली मिलाते में सिर्फ खाली वो गुण मिलाते हैं. पता है जो रियल एस्ट्रोलॉजर होगा ना वो सब चीज मैच करवाएगा. तुम्हारा फूड हैबिट, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, सब कुछ मिला के देता है वो एस्ट्रोलॉजर. तो मैंने उसको ऐसा बोला, फूड हैबिट तो होता है, तुझे जो पसंद है वो तुझे खाना है, सामने वाले को वो पसंद ही नहीं है, तो तू मन मारेगा कि छोड़ ये नहीं खा रही है तो मेरे को भी नहीं खाना है. फिर वो जो खाएगी वो तेरे को उसमें भी तुम्हारा झगड़ा होएगा. तो उसका भी मैच होता है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मैच करवाना चाहिए, ये सब कुछ मैच कराना बोलते हैं. बट अपना सोसाइटी इतना डेवलप नहीं है जो ये लेवल तक जाता है. करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, ये 100 में से एक करेगा, दो करेगा, बाकी कोई नहीं करता है. तो देखो ये एक हवा में नहीं है, ये सब इसके पूरे ग्रंथ है, इसका पूरा साइंस है इसके पीछे, और ये होता है. ये तो मैंने तो मतलब उसने तो सोचो मेरे को डेट के साथ बताया है. हाँ कि ये डेट के बाद देख तेरे साथ ऐसा होएगा, हुआ है बहुत सारी चीज. हाँ प्रिकॉशन मतलब वो उसने बोला था वो तेरे साथ होगा ना, वो तेरे हाथ में नहीं है, वो होना ही है तेरे साथ. अभी जैसे उसने मेरे को ऐसा बोला था कि आफ्टर लास्ट ईयर्स 18th में तेरे को बहुत बड़ा बिट्रेल मिलेगा. मतलब
जो तूने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा करेगा। तो मैंने वो और उसने मेरे को डेट के साथ बताया कि 18th मई के बाद ऐसा होएगा। बोला ऐसा थोड़ी होता है, डेट कैसे बता सकता है कोई मेरे को। तो 18th में चला गया, 2-4 दिन हो गए, उसको फोन किया, बट कुछ भी तो नहीं हुआ। तो उसने मेरे को ऐसा बोला 18th में के बाद, बोला ना जस्ट वेट ना, होगा, मैं तेरे साथ होएगा तो रुक। तो मैं बोला ठीक है रुकता हूँ, और लिटरली हो गया मेरे साथ। हाँ हाँ। और पता है बर्थ डेट के हिसाब से तुम्हारा नेचर पता चलता है। जैसे मेरा 1 है ना, ऐसा नहीं, जैसे मैं है ना 1, तो उसने मेरे को ऐसा बोला था 1 नंबर इज ऑलवेज गुड लीडर्स, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द जॉब, इवन इफ यू आर डूइंग द जॉब यू विल थिंक अबाउट द बिजनेस ओनली। तुमको टीम लीड करना चाहिए, तुमको वही करना चाहिए, तुम किसी के अंडर रहने के लिए बने ही नहीं हो। फिर तू लूट लेगी उसको, फिर डिवोर्स लेके 5 एलिमनी मांगेगी। तेरा बर्थ डेट क्या है? 19। हम्म। चलो लिखो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ओनर। इसमें ना ABCD करके लिखना पड़ेगा अंदर, क्योंकि 4-5 पॉइंट लिखने हैं इसके अंदर। ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हूं, मैं मेरा घर अगर किसी को रेंट पे देता हूं, मेरे को मेरे हिसाब से मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रखने चाहिए? कोई बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज बताओ, जो एज अ ओनर मेरे को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, मैं क्या लिखूं कि भाई ये मेरा राइट है, ये मेरी ड्यूटी भी है, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। वो राइट है, वो ड्यूटी थोड़ी ना हुआ। और वो ऐसा नहीं, अभी जैसे वो तो तुमने जो लिखा है वही बोल रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आई हैव राइट टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस विदाउट सर्विंग एडवांस नोटिस। मैं कभी भी मेरा घर देखने सरप्राइज विजिट मारूंगा। मेरे को ऐसा नहीं बोलने का काय को देखने आया, अरे मेरा घर है यार, मैं देखने आऊंगा ना। मेरे को ये भी तो देखना है मेरा घर सेफ है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो ये मेरा राइट है। ऐसे और क्या है जो हम 10 पॉइंट में नहीं लिख रहे, बट वो तुम्हारा राइट है एज ए ओनर, या तुम्हारी ड्यूटी है एज ए ओनर। दूसरा, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है या कोई इश्यू है, देन आई हैव टू इन्फॉर्म इन एडवांस टू द टेनेंट। ये मेरा ड्यूटी है कि अगर टेनेंट कोई भी रिपेयरिंग वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन आई विल रीइंबर्स दैट पार्ट। समझा? ये मैं वो चीजें बोल रहा हूं जो 10 पॉइंट में हम नहीं लिख रहे, ताकि ये जनरल चीज भी हम कवर कर रहे हैं। समझा? सो लिखो पहला, इट इज, हाँ ए, इट इज द राइट ऑफ द ओनर टू टेक इंस्पेक्शन। मैडम आज अहियाથી આવ્યા? अच्छा, टू टेक इंस्पेक्शन। अच्छा, अभी इंस्पेक्शन के लिए भी कुछ चीजें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए। इंस्पेक्शन वर्किंग आवर्स में होना चाहिए, विदाउट एडवांस नोटिस होना चाहिए, बराबर? ठीक है, सो उसमें लिखो इंस्पेक्शन बट ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स and without any advance notice to the tenant. चलो सेकंड लिखो, आई मीन उसके अंदर बी लिखो, बी। It is the duty of owner, it is the duty of the owner
to disclose any material defect in the property, if any. C, next point लिखो C. It is the right of the owner to take any decision for the betterment and the protection of his property. Next, D. It is the duty of the owner to hand over physical possession of the property for actual enjoyment नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 5 या 6 जो भी है। जैसे ऊपर क्या लिखा था, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, यहां पे लिखो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ टेनेंट। चलो अच्छा, अभी टेनेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज बताओ मेरे को। टेनेंट के पास क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होगा जो ये 10 पॉइंट में नहीं आता है? डिफॉल्ट, ठीक है। तो हाँ, मतलब पहले तो एक सपोज अगर डिफेक्ट है तो इन्फॉर्म करना है। हाँ, नॉट टू डैमेज प्रॉपर्टी, ठीक है, नो डैमेज। और जलते साले। हाँ, मॉडिफिकेशन के लिए प्रायर परमिशन लेना है। अगर मॉडिफिकेशन में ये वर्ड लिखना, मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये वर्ड आना चाहिए। अभी बेसिक है, जैसे मेरे को इधर एक स्क्रू मारना है, उसके लिए मैं पूछने नहीं जाएगा स्क्रू मारू क्या, वो तो कर ही सकता है यार, इतना तो हक मेरा भी बनता है, ठीक है। और टू टेक केयर, वो तो नो डैमेज में ही आ गया। और क्या? तो बाद में वो उसको रिकवर भी करेगा, ठीक है। तो हाँ, रीइंबर्समेंट, हाँ, नो डिस्टरबेंस, ठीक है। चलो ये पॉइंट तुम लोग लिखो, पहले 2 लिखो। क्या डिफेक्ट है तो इन्फॉर्म करना है, और दूसरा है कि यूजेज ऑफ द प्रॉपर्टी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के नाम पे करना है, सो दैट तुम अवॉइड करो कि कोई भी डैमेज ना करो, ठीक है। पहला तो एक तो लिख लो, दूसरा मैं लिखाता हूं। हाँ, एबीसीडी, हाँ, डिफेक्ट इन्फॉर्म करना है, एबीडी वही। मेरे को तो कल रात को नींद भी नहीं आ रहा था, मैं अभी 3 साढ़े 3 बजे सोया। ट्रू फैंस यार।
विजय तेरे को मैं फोटो भेजता हूँ केक का बाद में। करा लेंगे। हो गया लिख के पहला पॉइंट। ओ पब्लिक, सेकंड लिखो। इट इज द ड्यूटी ऑफ टेनेंट it is the duty of tenant to use the property as the man of ordinary prudence। मतलब क्या होता है? मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या होता है? खुद का घर होता तो कितना ध्यान से रखते, वैसा ही अपने दूसरे की प्रॉपर्टी को ध्यान से रखना है। हाँ बोलना। लेकिन जहां तुम्हारा सिंपल लैंग्वेज तुम्हारा रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं करता है, वहां तुमको हैवी लैंग्वेज भी यूज करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन था ना उसमें, तो ये वही कर रहे हैं हम लोग फिर। इसका तुमको सिंपल लैंग्वेज बताओ। नहीं नहीं, इसका तुम सिंपल लैंग्वेज मेरे को। मैं मानता हूं, बट अगर तुम दूसरे तरीके से फ्रेमिंग करते हो और अगर इंटरप्रिटेशन यही है तो चलेगा। हाँ चलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट कैसा होता है ना, अगर तू देख, तू लॉयर के पास गई, तूने 10,000 रुपया एग्रीमेंट बनाने का दिया, फिर तूने लैंग्वेज पढ़ा, तुझे लगता है साला ये तो मैं भी लिख दूं। कुछ तो तेरे को ऐसा पैसे का वैल्यू लगना चाहिए ना। हाँ तो वो ड्राफ्ट है ना बोरीवली कोर्ट के बाहर वाले से लिखवाएगा, जो लैंग्वेज ऐसा ही लिखेगा। एक मिनट, वो अनपढ़ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अनपढ़ है फिर भी टर्म्स एंड कंडीशन तो डालनी पड़ेगी ना। और टर्म्स एंड कंडीशन जो एक नॉर्मल। हाँ लिख सकते हो, लीज एग्रीमेंट तो तुम भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लीज एग्रीमेंट बनाने के लिए मेन चीज तुमको एक वाइड एंगल से सोचना पड़ेगा, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या। वो लोग, मैं तो तेरे को बोलूं, कोई लिखता भी नहीं है, सबके पास फॉर्मेट रेडी होते हैं, सिर्फ नाम चेंज करते हैं, ड्यूरेशन चेंज करते हैं, अमाउंट चेंज करते हैं, छाप देते हैं। तो आजकल तो लोग वही कर रहे हैं ना। तो अब भी गूगल मार लीज एग्रीमेंट पीडीएफ फाइल, देख तेरे को कितने फाइल मिलेंगे, सब चलता है। तेरे को गूगल गूगल पे तू चैट जीपीटी करेगी ना, जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं ना, जैसे नरीमान फली का नाम सुना है? हाँ वो है, कपिल सिब्बल है, माजिद मेनन है, राम तू इन लोग से कभी है ना, इन लोग की फॉर्म में
से रेंट एग्रीमेंट बनाने का, वो क्वालिटी और तू चैट जीपीटी या गूगल मार के तेरे को जो मिलेगा, यू कैन सी द डिफरेंस। नॉर्मल लॉयर्स भी, नॉर्मल वाला तो फिर तेरे को नॉर्मल लैंग्वेज ही बना के देगा जो तेरे को गूगल पे भी मिल जाएगा। या तो बोलते ना कि लॉयर भी वो लेवल का होना चाहिए जो तगड़ा हो यार, अदरवाइज तो ये सब काम तो यार बोरीवली कोर्ट के बाहर लोग 500 रुपए में करके देंगे तेरे को। इसके लिए तो ऐसा लगता है ना कि तू कोई भी कोर्ट में जाएगी ना, इफ यू सी द रियल वैल्यू ऑफ द लॉयर, ऑलवेज गो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे नहीं उतरने का। तो तेरे को रियल वैल्यू समझेगा कि लॉयर का वर्थ कितना होता है। तू बोरीवली कोर्ट में जाएगी ना, तो खुद डिमोटिवेट हो जाएगी कि लाइफ में कुछ भी कर लो, एलएलबी नहीं करूंगी मैं। हम लोग को खुद को ऐसा लगता है ना बोरीवली कोर्ट में जाके, यार वो स्कूटर पे बैठ के ऐसा कोई भी आज हो जाए, एफिडेविट 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 एफिडेविट। तुम बैंड्रा कोर्ट में तो बिलीव नहीं करोगे, बैंड्रा कोर्ट के बाहर है ना फैमिली कोर्ट है ना, उधर ऊपर है ना एक स्काई वॉक है, ठीक है, वहां पे जो एक कोर्ट है ना उसके बाद स्काई वॉक है। उस स्काई वॉक से नीचे उतरते तो अपन यहाँ पे कैसे स्टेशन से नीचे उतरते तो रिक्शा वाले से खड़े रहते हैं, अंदरी 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 बैंड्रा 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 बैंड्रा, है ना। उधर तुम ऐसा स्काई वॉक से नीचे उतरोगे ना, उसमें भी कोई लड़की के साथ उतरोगे ना, शादी करना है शादी करना है, शादी 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 शादी, हाँ, एफिडेविट एफिडेविट नोटरी नोटरी। तो कोई लड़की का हाथ पकड़ेगा ना, हाँ तुमको लेके जाएंगे, शादी करवा देंगे। जबरदस्ती नहीं रे, मतलब वो लोग इतना ऐसे काम करते हैं। और वही चीज तुम जाके हाईकोर्ट में देखो, हाईकोर्ट में तो मैं जाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार क्या रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ये। क्योंकि वो, और वो भी तेरे को पता है अच्छे नहीं मिलेंगे। तू बैंड्रा कोर्ट में जा, उधर भी तेरे को यही लेवल के लोग मिलेंगे, अच्छे तेरे को सिर्फ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे कोर्ट होता है ना, उधर पता है क्या चलता है। अभी समझो मैं जिसके अंडर भी था, मैं भी जब एलएलबी में काम कर रहा था, तो मेरा जो सर था ना, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे उतरता नहीं है। तो जब अभी जैसे दिंडोशी कोर्ट का केस आ गया मेरे पास, बराबर, फिर मेरे पास या तो बोरीवली कोर्ट का केस आया, तो वो हम इंटर्न्स को भेजता है, जब जाके तुम हैंडल करो। क्योंकि उसको मैं बोलूंगा ना बोरीवली कोर्ट में आप आ जाओ, मैं बोरीवली कोर्ट आओ, भाई मेरा वो लेवल नहीं है। वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता था। बट तेरे को सीखना तो ग्राउंड लेवल से ही पड़ेगा ना। तो हम लोग को बोरीवली कोर्ट में भी जाना पड़ता था, दिंडोशी कोर्ट में, दिंडोशी कोर्ट नहीं, वो तो सीखना पड़ेगा यार। क्योंकि तू उधर इधर बोल पाती है, तू इधर रिप्रेजेंट कर रही है केस को, वो तेरा कॉन्फिडेंस आता है कि जज के सामने खड़े रह के बोलना क्या है। क्योंकि वो जज है, तेरा एक सेक्शन इधर उधर हुआ, एक पॉइंट इधर उधर हुआ ना, तो तू उधर ऐसा नहीं बोलेगी, अरे तू समझा नहीं रे, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं। तुम उसको ऐसा नहीं बोल सकते ना, तुमने एक ही बार बोला है, बट वो इतना एक्यूरेट बोलना पड़ेगा तुमको उधर। एक मिनट, गाली दे रही है अच्छा बोल रही है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? ठीक है बोल दे। ये तो टैलेंट है। नहीं, ये तो टैलेंट है। जैसे मेरे ये एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोला था, उसने मेरे मेरे तो बोला भी नहीं था उसको, फर्स्ट मीटिंग में गया था ना, मेरे को बोलता है यू शुड गो इन द फील्ड ऑफ लॉ, तेरे को लॉयर बनना चाहिए। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैंने बोला क्यों ऐसा? तो तेरा जो कुंडली है ना, नॉट अ सिंगल पर्सन कैन आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव दैट आर्ग्यूमेंट पावर। काइंड इन्फॉर्मेशन में लॉयर ही है, तो यू सिलेक्टेड राइट प्रोफेशन। तो मैंने उसको ऐसा बोला, अगर लॉयर नहीं होता तो बोलता है फिर दूसरा तेरे लिए बेस्ट प्रोफेशन है टीचर, लिटिगेशन। तो उसने, मैंने बोला कि हाँ मैं प्रोफेसर भी है, तो तू सब बेस्ट फील्ड में है तेरी कुंडली के हिसाब से। और ये मैंने देखा है, मतलब आई हैव अ गुड आर्ग्यूमेंट पावर। मैं घर पे भी बहुत अच्छा, सोचो ना तुम तुम्हारे मॉम डैड को आज तक कभी कोई चीज के लिए कन्विंस कर पाए हो? एकदम एक्सट्रीम लेवल की चीज है। मैं मेरे घर पे पता है क्या एक्सट्रीम लेवल पे कन्विंस कर पा रहा हूँ, मतलब
मैं दारू तो नहीं पीता हूँ, ओकेजनली कभी ड्रिंक किया तो बात अलग है। तो मैंने एक दिन है ना मेरे डैड को ऐसा बोला कि पता है हमारी एज में ना सब लोग बाहर रह के दारू वारू पीते हैं, छुप छुप के दारू पीते हैं, मेरे को नहीं पसंद। मेरे डैड ने मेरे को बोला तू पीता है क्या, मतलब ओकेजनली कभी किया तो, अदरवाइज बट मेरे को पहले पसंद ही नहीं बाहर रह के बिना। आई फील दैट मैं घर पे बैठ के तुम्हारे सामने पीऊँ, मेरे को तुमसे छुपा के नहीं करना है। तो डैड बोलते लेके आ, मैं भी बैठूंगा। मैंने बोला बट आज अपने तो आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया, अब मेरे साथ क्यों पियोगे, तेरे को अच्छा लगेगा ना अगर मैं तेरे साथ बैठूंगा तो। बोला बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को बाहर बेवड़े लोग के साथ बैठने से बेटर यार मैं आपके साथ बैठूं। चलो नेक्स्ट लिखो, पॉइंट सी, इफ टेनेंट वांट्स टू डू, इफ ऐसा लिखो, इफ टेनेंट वांट्स टू परफॉर्म एनी मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, any major structural changes, then prior consent of, then prior consent of owner is mandatory. नेक्स्ट लिखो, पॉइंट डी, इफ tenant performs if tenant performs any activity for the betterment of the property and if he incurred any expenditure, and if he incurred expenditure, then he can take reimbursement. Reimbursement from the owner. Next लिखो, E point, it is the duty of it is the duty of tenant to use the property in such a way which doesn't create any disturbance for others. चलो नेक्स्ट आ जाओ, मेन पॉइंट कौन सा नंबर 7 लिखो, ये लिखो पहले लिखो पर्पस, उसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट according to this agreement it is decided that tenant will use the property
tenant will use the property. Tenant will use the property for dash purpose only. And if tenant is using property for any other purpose, then it will be treated as violation of lease agreement. Next, vacate premises. Next point. अच्छा देखो, खाली कराने का हक तो सिर्फ किसके पास होता है? ओनर के पास ही होता है. सो उसमें लिखो, इट इज डिसाइडेड दैट इफ there is any breach of condition of lease agreement, then owner can vacate the premises for a tenant without any advance notice. नेक्स्ट लिखो, टर्मिनेशन नहीं, रुको, आर्बिट्रेशन. अच्छा, आर्बिट्रेशन में खुद ही लिख लो तुम लोग, सुन लो क्या लिखना है. कि ये एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों पार्टी ने डिसाइड किया है कि अगर कल उठ के कोई भी डिस्प्यूट होएगा तो देन दे विल गो फॉर द आर्बिट्रेशन, और कोई भी पार्टी कोर्ट नहीं जाएगा. बस इतना लिखना होता है. ये एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड किया है कि कल अगर उठ के कोई भी डिस्प्यूट होएगा तो कोई भी पार्टी कोर्ट नहीं जाएगा और वो लोग जाएंगे आर्बिट्रेशन में और डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में सॉल्व करेंगे. This was not luck, this was loyalty paying rent after 18 years. और लास्ट लिखो टर्मिनेशन, वो उसके बाद हनी, तेरे को नींद आया था रात को? बिकॉज आरसीबी जीता तो तेरे को भी नींद आया, देखा हमने. तू नहीं जीती, तेरी वजह से आरसीबी जीता. हैप्पी, यस, भगवान है तू तो.
विराट कोहली तेरी वजह से जीता। ओके, उसमें लिखो टर्मिनेशन में, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट एनी पार्टी कैन a party can terminate this lease agreement. Any party can terminate this lease agreement by giving advance notice of at least dash months to other party of dash months to other party. आगे लिखो, if party fails to provide advance notice then it will be treated as violation of lease agreement. नहीं, इसमें कंसेंट नहीं होता है, एडवांस नोटिस दे दिया भाई मैं जा रहा है, खत्म, एडवांस नोटिस दिया बस हो गया। ठीक है, ये पार्ट इधर खत्म हो गया। अब देखो मेन एग्रीमेंट खत्म हो गया यहाँ पे, अभी तुमको उसको एंड करना होता है। तो एंड करने का मेथड देखो क्या होता है। वैकेट में क्योंकि हमने लिखा है वो वायलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन माना जाएगा, तो उसके लिए एडवांस नोटिस नहीं होता है। तुझे पता है कि ये, हाँ तो उसके लिए भी कुछ, उसको वैकेट नहीं बोलते, उसको टर्मिनेशन ही बोलते, नॉर्मल टर्मिनेशन है वो। अच्छा अभी देखो एंड करना होता है तो कैसा, तो एंड करने के मल्टीपल तरीके। पहला एक तरीका होता है कि जैसे समझो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ द ओनर, तो यहां पे उसका नाम आएगा, सिग्नेचर इधर साइन का जगह आएगा। वैसे ही नीचे आएगा नेम ऑफ द टेनेंट, सिग्नेचर। ठीक है, वैसे ही उसके नीचे हम लोग लिखेंगे विटनेस वन। विटनेस वन में हम लोग लिखेंगे नीचे नेम और सिग्नेचर। वैसे ही उसके नीचे विटनेस टू, नेम, सिग्नेचर। अब देखो इसमें क्या लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं ओनर, टेनेंट, विटनेस वन, विटनेस टू, एक तरीका। दूसरा तरीका ओनर, टेनेंट, बाजू में विटनेस वन, बाजू में विटनेस टू, दो इधर दो इधर। तुम वैसा भी लिख सकते हो, बट वो है ना मजा नहीं आता है, ये ज्यादा बेटर लगता है। इससे थोड़ा आंसर भी लंबा दिखता है कि भाई हाँ यार मतलब भर भर के लिखा है, और वो हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखना है तुमको डेट, प्लेस, दो विटनेस। समझ? नेम ऑफ द कंपनी तो नाम ही आएगा, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिर सिग्नेचर, उसमें तीन हो जाएंगे। फोटोज वोटोज आता है बट वो हम लोग जनरली फॉर्मेट में नहीं लिखते। जैसे ये नाम वाम लिखा है ना, उसके सामने के साइड फोटो चिपकाते हैं, बट वो सब मत करो, वो तुम्हारे बुक में भी फॉर्मेट में नहीं दिया है। ठीक है, ये लिख के खत्म करो।